नमस्ते वकील बाबू, उसके पूरे फ्लैट पर रोक लगानी है। बताइए कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से पेपर लगेंगे, क्या क्या चाहिए बताइए। पहले आप इधर बैठिए और बताइए किसके फ्लैट पर। विक्की, पानी दे इधर। पानी लीजिए आप। मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं। जब तक आप ये कागज मेरे पास ही छोड़ जाओ। कितना वक्त लगेगा वकील साहब? आप मुझसे 1 हफ्ते बाद मिलो। वकील साहब, आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, मगर मुझे उसके घर पर रोक चाहिए। विक्की, वो पुराना साहब वाली फाइल दियो। जी सर। वकील साहब, आप तो बहुत जल्दी आ गए, मैंने तो आपसे 1 हफ्ता कहा था। आप नहीं समझोगे वकील साहब, मेरे लिए रोक लगाना बहुत जरूरी है, वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा बैठिए, आप बैठिए। मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं और आपके बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत जानकारी हासिल की है। मेरी जानकारी के अनुसार आपका एक भाई है और एक बहन है। आप खुद 9वीं क्लास पास हैं और आपका भाई इंजीनियर है। आपने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आपने लोगों के यहाँ दिहाड़ी पर मजदूरी की। अंग भर कपड़ा, पेट भर खाना आपको कभी नसीब नहीं हुआ, फिर भी आपने उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी। भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने कभी नहीं आने दी। और आपको वो घटना याद है, एक बार खेलते खेलते आपके भाई के साथ एक हादसा हो गया था जिसमें आपके भाई को खूब चोट आई थी और वो लहूलुहान हो गया था। तब आप ही थे जिसने उसे अपने कंधे पर उठाकर 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल लेकर गए। आपकी उम्र नहीं थी इतनी कि आप उस हादसे को, उस कंडीशन को समझ पाते, लेकिन फिर भी आपने वो सब किया क्योंकि आपके दिल में एक भावार्थ था माँ बाप के होने का कि अब मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मैं ही इनका माँ बाप हूँ। आपने इस भाव से हमेशा उनकी मदद की। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले पाया। उस दिन आपका दिल खुशी से भरा हुआ था और आपने जी तोड़ मेहनत करी। 70,000 रुपये सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिए। कभी अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे तो कभी साहूकार से पैसा उधार लिया, लेकिन आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर आपका भाई मास्टर्स करने के लिए हॉस्टल रहने गया आपसे 20-25 किलोमीटर दूर। घर पर लड्डू बने, भाई के लिए लेकर जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई के लिए बहन के लिए कपड़े बनाओ। तो अब तुम्हारा भाई ये चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर तुम उसे पैसे दे दो, और तुम ये चाहते हो
कि वो जो चाहता है उसे ना देकर तुम उसके फ्लैट पर रोक लगा दो। क्यों, यही चाहते हो ना तुम? जी हाँ वकील साहब, यही चाहता हूँ मैं। छोटे को फोन करूं? कर ही लेता हूं। हेलो हेलो, हाँ छोटे। हेलो। अरे अरे हम बोल रहे हैं भैया। अरे हम बोल रहे हैं भैया, कैसा है तू? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत दिन हो गए छोटे, तुम्हारा ना तो कोई फ़ोन आता है ना तुम आते हो। भौजी तुम्हें बहुत याद करती है, बच्चे बहुत याद करते हैं तुम्हें, बहुत याद आती है तुम्हारी छोटे। बस जल्दी से तुम आ जाओ। मुझे नहीं जाना गाँव में, मैं इतने हाथ जोड़ रही हूँ। गाँव का नाम मत लिया करो। हुआ गाँव से मुझे नफरत है। एक तो वहाँ लाइट नहीं आती है, ऊपर से इतनी डैश, मिट्टी, कच्चे घर, छी, गोबर वोबर मुझे पसंद नहीं है। हाँ भैया भैया आऊँगा मैं। बेटा तुझे तो मालूम है घर की हालत, ज़्यादा बारिश होने से फसल भी ठीक नहीं हुई इस साल। बहुत हालत ख़राब है मेरे। अगर कुछ पैसे भेज देता। भाई का फोन आया था। हाँ तो उनको थोड़े से पैसे की जरूरत है। पैसे वैसे कहाँ से आए? पैसे वैसे क्या पेड़ पे उगते हैं पैसे वैसे? जब देखो तो पैसे वैसे मांगने चले आते हैं। हम तो वैसे ही उल्टे इतने परेशान हैं। ऊपर से हमें फ्लैट की किस्त भी देनी है, वो कहाँ से भरेंगे हम? भैया भैया आपको तो पता ही है यहाँ पर खर्चा बहुत है, और मुझे अभी फ्लैट की किस्तें भी जमा करनी है। तो भैया मैं तेरी परेशानी समझता हूँ छोटे, लेकिन तू जानता है इस साल बारिश भी ठीक से नहीं हुई, जिसकी वजह से खेती भी नहीं हो सकी ठीक से, और छोटी का बिया भी सर पे खड़ा है। बेटा हर महीने पैसा भेज दिया कर, अब हम तेरे ही सहारे तो जिंदा हैं। अच्छा छोटे, जैसी तुम्हारी मर्जी, खुश रहना बेटा।
ठीक है, हम उसके फ्लैट पर रोक लगा सकते हैं और उसमें उसके फ्लैट में तुम्हारे हिस्से के लिए दावेदारी भी डाल सकते हैं, पर तुमने जो अपनी जिंदगी उसके लिए खर्च कर दी तुमको वो वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो अपनी किडनी दे दी वो तुमको वापस नहीं मिलेंगी। तुमने उसके लिए जो भी किया, जो अपनी जिंदगी इतनी उम्र तुमने उसके लिए गुजार दी, वो तुमको वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों की कीमत उस फ्लैट के आगे शून्य है। तुम्हारे भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया, कोई बात नहीं, वो भिखारी निकला, कोई बात नहीं। तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। पढ़ लिख के तुम्हारा भाई बिगड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर बनाओ, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जरूरी नहीं तुम्हारे बच्चे भी पढ़ लिख कर बिगड़ेंगे। तुमने हमेशा दया भाव से लोगों की मदद की है, तुम अपना नेचर वैसा ही रखो। कितना मोटी बात। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बैठिए 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 बैठिए। बैठने नहीं आए वकील साहब, आपको मिठाई खिलाने आए हैं। पर किस बात की मिठाई? पहले आप ये तो लीजिए। पर बताइए तो सही। अरे ये मेरा बेटा है, डॉक्टर बन चुका है, दिल्ली में रहता है, एक नया मकान भी खरीद लिया है इसने, और थोड़ी थोड़ी करके कुछ हमने ज़मीन भी खरीद ली है। वकील साहब, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। आपने मुझे इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ने से बचा लिया। मुझे गांव वाले मेरे भाई के खिलाफ भड़काते रहे और मैंने किसी गांव वाले की बात नहीं सुनी। मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, मैंने अपने मन की आवाज़ सुनी और अपने बच्चे को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाया। और आज मेरा बच्चा इस काबिल हो चुका है कि इसने इतना कुछ करके दिखाया, इसने अपना मकान बनाया, ज़मीन खरीदी। ये सब आपके समझाने का नतीजा है। और वकील साहब, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, कल मेरा भाई और उसकी पत्नी मेरे घर पर आए। सुनते हो जी, आपके भाई आए हैं। नमस्ते दीदी। भैया मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैं आपके प्यार और मोहब्बत को समझ नहीं पाया। आप हमेशा मेरी भलाई चाहते रहे और मैं हमेशा उसको अपनी बुराई समझता रहा। मैं आपके प्यार और मोहब्बत को समझ नहीं पाया भैया, माफ कर दो मुझे। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। माँ पापा के गुजर जाने के बाद आपने मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी बीमारी, सबका ख्याल रखा और मैंने सिर्फ आपका दिल दुखाया, दिल। माफ कर दो भैया। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया भैया, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल दुखाया है। हम भटक गए थे भैया, माफ कर दो। सुनिए, माफ कर दीजिए ना। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता उसको भूला नहीं कहते। है तो आखिर आपका भाई ना। माफ कर दीजिए ना।